Time never stops. So your exams is postponed again, right? And we have already started semester number 4 because time never stops. And that's why we should not stop, right? So we are working here, and you know that I have shared the material with you, right? One request to all those who have not given their number before their name, they should write it, right? जिन्होंने अपना नंबर नहीं लिखा है, देखो आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा आपको, अगर मैं ये बताऊं, मैं आपको प्रेजेंट करके बताता हूँ, राइट? जिसका जिसका नाम लिया जाएगा, कृपया करके वो अपना नंबर लिख दे। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका रोल नंबर कौन सा है। तो आपकी स्क्रीन पे दिखा गया होगा कि जो सबसे आगे बच्चे हैं, राइट, उनके नंबर है, लेकिन नेहा तड़वी के आगे नंबर नहीं है। तो मतलब जब भी मार्किंग होगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आइडेंटिफाई योर नंबर, राइट? तो पटेल मेगा हैज नॉट गिवन द नंबर, नेहा पटेल, पीनल नंदू, right? These all students require what? To write their number, roll number, right? So that I can understand it, right? और बाहर के कोई और है वो नहीं घुस जाए, ऐसे ही, राइट? तो लास्ट लेक्चर में कितने थे बच्चे? लास्ट लेक्चर में कितने बच्चे थे? 40. 40। तो यहाँ ऑलरेडी 42 हो गए, तो वी कैन स्टार्ट, राइट? Yes. बाकी बाकी ज्वाइन हो जाएंगे सब अपने आप, राइट? जैसे जैसे पता चलेगा वो ज्वाइन हो जाएंगे, राइट? तो you know that I have shared study material with you, right? And that you must have got through your Google Classroom. And I hope that everybody has joined this Google Classroom. Those who have joined the Google Classroom will get what? Material and all the instructions, right? You know that this year I am continuing teaching you this corporate accounting paper 2, right? So let me start this. So corporate accounting 2, that is in semester number 4. This syllabus is from 2018, right? So there are so many batches that have learned this corporate accounting 2. Code, you know that PB04 means 04, make you clear that you are in semester number 4, right? E stands for elective, commerce, COM, and 21, 22 is the second, right? Earlier it was 1, 2, 3 because first time syllabus was made. Then it is revised, then 21, 22, 23, right? If it is revised again, it may be 51, 52, 53, right? So we can identify that it is old subject or new subject, and that's why this code are very important. And UGC has said that every university should have code. So this is corporate accounting paper 2 that we are going to learn this year, right? So I'm going to 50%, I am going to teach you 50% of it, right? ये एक ही सब्जेक्ट लूंगा, इसमें भी 50%, और आराम से 50% हम कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके जो CSDS है, राइट, CSDS एंड इवेल्यूशन आई विल बी डूइंग, राइट? तो यूनिट नंबर 1, लेट्स सी द सिलेबस, एंड आपको कितनी तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर जल्दी आ जाएगा, कौन सा चैप्टर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न, राइट? तो फर्स्ट यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लेट मी टेल यू, दे स्टैंडर्ड 12 में भी आता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा आगे आता है। लाइक एनालिसिस जैसे भी करे, मतलब स्टैंडर्ड 12 में करे या यहाँ करे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज सेम,
but the level of difficulty is higher, right? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, किसी को पता है व्हाट इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है एसओपीएल, राइट, और आता है क्या, बैलेंस शीट, और आता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आता है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स, राइट, ये आगे आएगा नोट्स टू बैलेंस शीट, और जो एसओपीएल है उसका बनाया नोट्स है, तो नोट्स टू अकाउंट आएगा, राइट। देन चेंज इन इक्विटी आएगा, तो इतने आते हैं, राइट। तो इसके जो एनालिसिस करना है तो मेजोरिटी हम यहाँ जाते हैं, राइट, एसओपीएल एंड बैलेंस शीट, जो हमको क्लियरली दिखाते हैं व्हाट वी हैव अर्न एंड व्हाट इज अवर प्रोग्रेस, what we have, right? So the financial statement analysis using techniques. So theory and example will come, right? So theory standard 12 की बुक आप पढ़ लोगे ना, तो वहां भी थियरी दी गई है और उसका भी मटेरियल आपको मिल जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी क्यों करते हैं, राइट। अगर हम इन्वेस्टर्स हैं तो देखेंगे कि ये कंपनी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ेगी, हम पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर हम फ्यूचर का परफॉर्मेंस हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करने का ट्राई करें कि ये कंपनी प्रोग्रेसिंग है तो आगे भी प्रोग्रेस करेगी, तो हमको इन्वेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। क्रेडिटर्स है तो देखेगा कि भाई मेरा पैसा छूटा होगा कि नहीं, मैं कंपनी को दूंगा, राइट। देयर आर वेरियस यूजर्स एंड उनका अलग अलग होता है, तो सब एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसलिए सब टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, राइट। तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। तो क्या क्या है, तो ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करे, कंपैरिजन कैसे करे, राइट, हाउ टू कंपेयर वन कंपनी विद अदर कंपनी, ओके, हाउ टू कंपेयर वन कंपोनेंट विद अदर कंपोनेंट, दैट विल कम इन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स कैसे हम पता लगाएंगे, ये सब यहाँ एकदम इजी से, जैसे घी में से मक्खन निकालते हैं ना, वैसे आपको मिल जाएगा। और एंड यहाँ टूल्स एंड टेक्निक्स है ना, यूजिंग टेक्निक्स है। तो व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टेक्निक्स कौन सा है, हमको एनालिसिस करना है तो कौन सी टेक्निक से करें हम, राइट। तो एक है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, राइट। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, कंपेरिजन 2020 का कंपैरिजन 2019 से करेंगे, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कि भाई यहाँ था तो यहाँ कितना है, ये 100 था 120 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 20% इंक्रीज हुआ। और फॉर एग्जांपल लायबिलिटी है, तो यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, तो हम कर सकते हैं कि कितना परसेंट घटा है, तो 25% घटा है, राइट। सो इट्स रिड्यूसिंग 25%, right? So these are the horizontal analysis. Then trend analysis, there are some trend, मतलब बढ़ता जाता है घटता जाता है, तो वो ट्रेंड एनालिसिस है, 20% है, 25% है, 30% है, ऐसा करके हम क्या बनाएंगे, ट्रेंड बनाएंगे। वर्टिकल एनालिसिस मतलब सेम कंपनी का हम कंपैरिजन करते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब गुजराती में कहे ना कि ऊभू, राइट। तो हम बेस लेते हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट का, राइट, बैलेंस शीट का कितना टोटल है, फॉर उसको बेस लेते हैं 100, तो उसके मुताबिक कैपिटल कितनी है, राइट, कैपिटल 30% है, रिजर्व सरप्लस कितना है 20% है, यहाँ अमाउंट जो कि उसका हम क्या निकालेंगे, हम उसका परसेंटेज निकालेंगे, राइट। यहाँ लोन्स मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज निकालेंगे। और एसओपीएल है, फॉर एग्जांपल एसओपीएल है, तो हमारे जो सेल्स है उसको 100 लेंगे, राइट, और उसके मुताबिक सब जो एक्सपेंसेस है वो कितने परसेंट है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये कंपनी में जो सैलरी है और स्टाफ के लिए 21% है, दूसरे लिए स्टाफ के लिए 31% है, तो ये कंपनी ज्यादा दे रही है, मतलब ये कंपनी अच्छी हो सकती है, राइट। ऐसा कंपैरिजन हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस।
एंड ये गांधी जी का रेशियो तो है ना, मतलब जो रेशियो एनालिसिस है दैट इज नोन, राइट। स्टैंडर्ड 12th में भी आ गया, बीकॉम में भी आ गया, और यहाँ भी अलग से चैप्टर आएंगे, लेकिन यहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी वेरी हाई, राइट। यहाँ आपको ऐसा नहीं होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो पता है जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा ऐसा हमको नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, और उसके नेचर के हिसाब से हम पूछेंगे। फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशियोज, तो आपको लिक्विडिटी रेशियो जो है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, राइट, वो सब आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो ये रेशियो एनालिसिस, और ये रेशियो एनालिसिस यहाँ एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, लेकिन सेकंड जो यूनिट है इट इज रेशियो एनालिसिस। इफ यू जेन्युइनली वांट any company to judge, right? You need to see the financial statement using various ratios, राइट। तो ये रेशियो एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी कहीं इन्वेस्ट करना हो तो रेशियो देख लेना। और जो कंपनी, प्रोग्रेसिव कंपनी है, सब कंपनी है, लास्ट 5 इयर्स का उनका जो रेशियो है, जो इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही मदद कर सकता है ना, वो ऑलरेडी दे देते हैं, राइट, ऑलरेडी दे देते हैं। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी थ्योरी आएगी और एग्जांपल्स आएंगे। तो यूज एंड रेशनल ऑफ रेशियोज, तो यूज कब होगा और वो क्या कहना चाहता है भाई, ये लिक्विडिटी रेशियो है वो क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो 2:1 है, व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कौन से हैं तो हमको पता है, बीकॉम में हमने ऐसा सीखा है ना, बीकॉम में रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ बैलेंस शीट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो ऑफ कंबाइंड, राइट। ये सब ऐसे सीखा, लेकिन एक्चुअली हमारा पर्पस अलग 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 होता है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी रेशियो जो लिक्विड पोजीशन बताता है, ज्यादातर क्रेडिटर्स है वो पसंद करते हैं। लीवरेज रेशियो है, वो शेयर होल्डर देखते हैं कि बहुत सारा डेट तो नहीं ले लिया ना, कि हमारे पास कुछ पैसा ना आए हमारे, राइट। टर्नओवर रेशियो वो एफिशिएंसी के रेशियो है, कि टर्नओवर मतलब जो कंपनी काम कर रही है वो कैसे, तो एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है, राइट। ये सब रेशियोज यहाँ आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, जो रिटर्न होता है किसका, रिटर्न शेयर होल्डर्स का, यहाँ सीखेंगे, राइट। देन वैल्यूएशन रेशियोज, देर आर सम वैल्यूएशन रेशियोज ऑल्सो which values, right? एंड डू पॉइंट एनालिसिस, डू पॉइंट कंपनी ने एक एनालिसिस और उसको बोले डू पॉइंट चार्ट बोलते हैं, डू पॉइंट चार्ट दिया है, तो डू पॉइंट चार्ट भी हमको क्या करना है, सीखना है। ये थियोरिटिकल पार्ट होगा डू पॉइंट एनालिसिस, तो डू पॉइंट चार्ट हम सीखेंगे। तो ये दोनों जो है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, डॉक्टर कामिनी मैडम लेंगे, राइट। तो कामिनी मैडम ये फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये अलग 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 सेक्टर में से है। मतलब एक बार बोलते हैं इंश्योरेंस, उसका लॉ अलग है, एक बोलते हैं बैंक्स और बैंकिंग कंपनीज, उसके लॉ अलग है, मतलब दो और अलग अलग। देखो कंपनी का तो हमने सीख लिया, राइट, कंपनी का तो हमने थर्ड सेमिस्टर में सीख लिया कि कैसे बैलेंस शीट बनता है, कैसे ये बनता है, ये सीख लिया, राइट। तो कंपनी एक ही नहीं होती है ना, कंपनी लॉ एक ही नहीं होता। 2000 जो 13 कंपनीज एक्ट है, राइट, वो कंपनीज को लागू पड़ता है। तो देर आर अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस को वो कंपनी का एक्ट लागू नहीं पड़ता है, राइट, 2013 लागू नहीं पड़ता है, उनके लिए अलग लॉ बनाया गया है, क्योंकि उनका द नेचर ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट, एंड कंट्रोल भी अलग तरीके से होना चाहिए। तो उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो भी क्या है, अलग अलग है। इंश्योरेंस के लिए कौन है, आईआरडीए है, और बैंक्स के लिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
तो उनके बताए हुए जो लॉ है और गाइडलाइन है उसके मुताबिक उनको क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। और जब भी ये वर्ड आता है फाइनल अकाउंट्स, तो हमको पता है वो एसओपीएल आता है, और मतलब और भी आता है, राइट। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में रेवेन्यू स्टेटमेंट आता है, राइट। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आता है, और उनको बताया गया है कि भाई ऐसा ही बनाना। तो इफ यू आर in a insurance sector, or if you are in a banking sector, then you need to abide that rules and regulations। आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे ये फॉलो नहीं करना है। मैंने तो ना दलवाड़ी सर का जो फॉर्मेट है ना पहला, वो बहुत अच्छी तरह से आ गया था, है ना, ले डोल वाला, राइट। और जो एसआरएम यूनिवर्सिटी वाला आ गया है, अभी मैं क्या क्या करूँ ये करके, ऐसा करना नहीं है। यू नीड टू लर्न न्यू लॉ, एंड उसका अलग फॉर्मेट होगा। तो ज्यादातर आपको याद रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 से जब से चला रहा है, और बीच में गाइडलाइन आई, उसके मुताबिक हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। आर यू विथ मी? सब सुन रहे हैं कि सो गए हैं? सब सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, आई थॉट के ना मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ और आप बोर हो रहे हो, शायद खाना खा रहे होंगे बंद करके, मेरा बक रहा है, कोई बात नहीं, राइट। ऐसा तो नहीं है, चलो थैंक यू। चलो, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, सो 1938 का, राइट, वो लिया जाएगा। तो उनमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, क्या क्या है इंश्योरेंस बिजनेस में, ये ऑम्बुजमेंट है। ऑम्बुजमेंट मींस लोकपाल होता है। ऑम्बुजमेंट मींस क्या होता है, लोकपाल। कुछ भी डिस्प्यूट होता है किसके, इंश्योरेंस कंपनी एंड उनके जो क्लाइंट होते हैं उनके बीच, अगर कुछ गड़बड़ी होती है, राइट। ये बैंकिंग का तो हम आईपीएल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं ना, तो आता है उसका बैंकिंग लोकपाल का, राइट। ऐसे इंश्योरेंस का जो एम्बुजमेंट है, और एम्बुजमेंट है, और उसको ऑम्बुजमेंट भी बोलते हैं, राइट, ऑम्बुजमेंट, राइट। तो वो क्या होता है, जो कस्टमर के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंटेंशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपने आपका घर का इंश्योरेंस लिया हो, या मतलब मान लो कि आपने आपका शॉप का या गोडाउन का इंश्योरेंस लिया, तो दो चीज हो सकती है। आप अपने आप से जला के भी इंश्योरेंस, कुछ नहीं है, जला दो और इंश्योरेंस पका दो, राइट। ऐसा भी हो सकता है। और जेन्युइनली भी जल गया होता है, और जेन्युइनली जल गया है, और वो बोले कि नहीं नहीं आपने जलाया है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो तब ये जो है ना, वो लोकपाल, इसमें आपकी अर्जी सुनी जाती है, आपको न्याय मिल जाता है। तो इसलिए ये लोकपाल की ऑम्बुड्समैन की स्थापना की है। और बाद में हमको सीखना है आईआरडीए, उसकी साइट पे जाके जो जो है ना डिटेल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आईआरडीए की जो साइट पे जाके वो क्या है, कब ये हुआ वो हुआ, मतलब क्या क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, स्कोप क्या है, ये वो जो भी आता है ना, तो एसएन में मतलब शॉर्ट नोट में आपको लिखने का ये आ सकता है। तो इंश्योरेंस आईआरडी आएगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस का वो है। एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, राइट। और इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने हैं तो आपको मस्त मस्त लंबे लंबे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एसओपीएल नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रेवेन्यू स्टेटमेंट है, एंड बैलेंस शीट है। उनका जो फॉर्मेट है ना, वो हमको गोखिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गोखिफाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हम करेंगे गोखिफाइड, अरे याद रखेंगे, गोखिफाइड नहीं करेंगे, राइट। तो ये इंश्योरेंस बिजनेस का जो फाइनेंस स्टेटमेंट है हम बनाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, राइट, क्लेम सेटलमेंट दीज एंड दैट, वो लिखेंगे। उसका लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जो हमको जानना बहुत जरूरी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो ऐसे तो हमने एसओपीएल में सुना ही नहीं है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होता है। तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम सीखने वाले हैं इसमें, राइट।
एंड फोर्थ, तो आगे बैंक्स जो अपने घर के बाहर निकल के अगर पत्थर मारे ना, तो सीधा बैंक में एम्प्लॉय को लगे, बेचारा कोरोना में बहुत काम किया उसको लग जाएगा। राइट। तो ऐसे जो बैंक्स हैं हमारे आजू बाजू, उनके जो फाइनल अकाउंट होते हैं, मतलब देखना ये बैंक की ब्रांच के फाइनल अकाउंट नहीं होते। राइट। ये पूरी सब ब्रांच मिलके एक अकाउंट बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा मत सोच लेना कि मेरे बाजू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चलो मैं उसका है ना बैलेंस शीट बनाता हूँ, ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनते। वो सब इंफॉर्मेशन थ्रू कोर बैंकिंग जाता है हेड ऑफिस में, उनका सर्वर जो होता है वो सब लेकर हमको क्या बनानी है, वो एक ही बैलेंस शीट बनानी है। ऐसा नहीं है कि मतलब लामवेल की जो है ब्रांच उसका एक बैलेंस शीट और आनंद की ब्रांच है, राइट, करमसद की ब्रांच है, बनाते जाओ, इतनी नहीं बनानी भाई। राइट। मतलब कि क्या है, एक ही बैंक का एक ही बैलेंस शीट बनेगा। एक्सेप्ट उन्होंने होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होगी, तो हमने तो ऑलरेडी सीख लिया है। राइट। तो वैसे वैसे करेंगे। राइट। तो उसका वेटेज 25%, 25%, तो ये तो हमारा फिक्स है। राइट। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लास्ट टाइम हमने ने ये बहुत पूछा था, मतलब लास्ट टाइम तो पता है ना आपको क्या हुआ था, एमसीक्यू बेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस क्या था, एग्जाम थी। ऐसे ऐसे मतलब कितने निकलेंगे, तो कंपनीज जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर कौन सा था, तो 1945, 47, 49 और 50, 1950। मतलब याद रहा तो ठीक है, वरना जय माता जी करके या अल्लाह करके या जीसस करके जो टिक मारा वो सही, और वो सही भी हो जाता था, सही नहीं हो जाता था वो आपको आता था। ठीक है। ओके सर। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स तो बैंक है, तो बैंक के पास क्या होता है, पैसा होता है। और जहां पैसा होता है ना मेरे भाई और बहनों, वहां क्या होता है पता है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्योंकि पैसों पे तो किसी भी की भी दानत बिगड़ सकती है ना, पैसा है भाई। और मुझे तो ये आश्चर्य लगता है एक्चुअली, ये जो बैंक का जो कैशियर है ना, बहुत सारा पैसे गिनते हैं सुबह से शाम, पैसा लिया पैसा दिया पैसा लिया, वो टोटली करना होता है उसको। बाकी तो 30,000, 40,000 या 50,000 तक ही उसकी सैलरी होती है, तो उतना ही मिलता है। राइट। क्यों क्यों, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है वो। ले जाके अभी मतलब तुम्हारे खाते में जमा नहीं करेंगे और 2 दिन यूज करके बाद में जमा करेंगे, ऐसा करे तो क्या होगा। राइट। और लीगल रिक्वायरमेंट इसलिए कि पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आप मान लो कि डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडी ने हम सारे मिलकर क्या हुआ कि एक बैंक की एस्टेब्लिशमेंट की, राइट, एक बैंक हमने एस्टेब्लिश की। और मिला कि हमारा 50 लाख का फंड्स हो गया। राइट। मान लो यार तुम्हारे पास ठीक है नहीं है, 50 लाख हो गया। राइट। और अभी क्या है कि कोई आया कि मुझे है ना 55 लाख की लोन चाहिए। तो अगर हम सोचे, मान लो कि हम सोचे कि चलो एसबीआई से 5 लाख लोन लेके इसको दे देते हैं, क्योंकि एसबीआई से हमको 10% में मिलेगा, यहाँ हमने बोल दिया 15%। राइट। तो हम सब एग्री हो गए कि अरे वाह वाह वाह, मस्त मुर्गा मिला है 15 लाख का, और 15%, 50 लाख का और 15% इंटरेस्ट, 5% तो हमको ऐसा ही फायदा होगा। और क्या हुआ, हमने 5 लाख ले लिया, 50 लाख हमारा कैपिटल था वो ले लिया, और बाद में हमने दे दिया उसको। और वो है ना वो डॉक्टर मालिया निकला। राइट। वो लंदन भाग गया। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सब था, वो दे दिया, उजड़ गए हम। क्यों उजड़ गए, हमने ज्यादा रिस्क ले लिया, तो इसलिए मतलब गया पैसा। इसलिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई आपका जितना डिपॉजिट आया ना, उसका इतना परसेंट सीआरआर रखो, कैश में रखो, इतना यहाँ रखो, इतना यहाँ रखो, कुछ आरबीआई को दे दो, मतलब बाप को दे दो, क्योंकि कुछ भी होगा तो बाप ही मदद करने वाला है, मतलब आरबीआई मदद करने वाली है। राइट। तो ऐसे ऐसे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स वो बहुत ज्यादा है, मतलब हमको समझना पड़ेगा कैपिटल कितनी मिनिमम होगी, सीआरआर कितना होगा। राइट। ये सब सब जो झमेला है पूरा, मतलब बैंकिंग का, तो वो सब हम सीखेंगे। राइट। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ ज्यादा है, क्योंकि पैसा भी, मतलब पैसा है यार, पैसा है तो ज्यादा है।
राइट। देन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ ये भी यूज करेंगे। हाँ, एसओपीएल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये 1949 की प्रोडक्ट है। तो 1949 में अकाउंट अकाउंट चलता था, राइट। एक्चुअली स्टेटमेंट है लेकिन अकाउंट अकाउंट चलता था, राइट। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। अगर मैं एसओपीएल बोलूँ ना तो मुझे करेक्ट करना कैसा है, मैं खोटू बोलिया, राइट। तो आप हम क्या करेंगे, ये मतलब बोल देंगे कि बैंकिंग कंपनी का चल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस। तो हमने सीखा है वो। देन कमेंट्स ऑन पी एन एल अकाउंट आइटम्स, पी एन एल अकाउंट आइटम्स क्या हम कमेंट कर सकते हैं। और बैलेंस शीट बनानी है और कमेंट्स करना है बैलेंस शीट आइटम्स को। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर बैंकिंग सेक्टर सीखेंगे और वेरियस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अच्छी अच्छी खासी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। भले ही आपको एक रुपया ना मिले लेकिन बैलेंस शीट तो हम ही बनाएंगे, और उसका जो टोटल होगा तो लाखों और करोड़ों में होगा। गिनना है करोड़ लेकिन मिलना नहीं है, राइट। ऐसा याद रख के हम ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ये है मेरा पोर्शन, मैं ये पढ़ाऊंगा आराम से और मस्त, और इसका फॉर्मेट भी दे दूंगा, आपको याद भी करवा दूंगा कि भाई इधर ही आता है। मतलब सपने में भी जागेंगे ना, ये कहाँ आता है, तो ये यहाँ ही आता है, बस। मतलब ऐसे तरीके से हम क्या करेंगे, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। और ये है रेफरेंस बुक। मतलब कि ये जो है रेफरेंस बुक आपको मतलब लेके पढ़े तो ज्यादा आपको आइडिया होगा, क्योंकि सब 100% यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और शायद डिस्कस करने जाऊं ना तो जैसे मगर अपना मुंह फाड़ता है ना ऐसा करके, मतलब बगासा खाता है ना, इतने बड़े बड़े बगासे खाओगे आप, नहीं हो? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि सर ये क्या वार्ता करे जा रहे, वार्ता करे जा रहे, वार्ता करे जा रहे, और कुछ समझ में आ रहा है लेकिन समझना नहीं है मेरे को, तो बगासा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए ना आप अपने आप से क्या करेंगे, रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे। तो महेश्वरी एसएन की जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जो विकास पब्लिशिंग हाउस, और ये मैं इसका ना एडवर्टाइजर नहीं हुआ, ये ध्यान रखना कि भाई मैं एडवर्टाइज करके उसका मुझे कमीशन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको भी पता है एक्चुअली, लेकिन ये बोला क्योंकि तुम्हारी मुंह मतलब मुंह पे ना स्माइल आनी चाहिए, राइट। तो ये एस एन महेश्वरी की है, टीपी घोष की है, गुप्ता एंड राम राधे स्वामी की है, राधा स्वामी है, राधा स्वामी, राइट। इसमें एडवांस अकाउंटिंग है, इसमें भी मिल जाएगा, राइट। आरबीआई का कुछ भी हो, सेबी का कुछ भी हो, आईआरडीए का कुछ भी बुलेटिन हो, इसमें से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नारायण स्वामी भी अच्छे हैं, राइट। तो एक दो बुक्स लेके आप इसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू में ना एक्चुअली व्हाई व्हाई आई एम सेइंग दिस, राइट। इंटरव्यू में है ना, व्हेन यू आर लर्निंग सम और टीचिंग के जॉब पे है, तो आपने बोला कि कौन सी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, टेक्स्ट बुक नहीं होते हैं। टेक्स्ट बुक कहाँ होती है, 12th तक टेक्स्ट बुक होती है। आपने दौरान जो 12वीं कक्षा थी, राइट, वहां आपको टेक्स्ट बुक थी, और गवर्नमेंट क्या देते थे बेचारे, 25 रुपए में पूरा 200 पन्ने का आपको अकाउंटिंग की और सब बुक्स देते थे, और उनकी मतलब वो जिम्मेदारी थी। अभी कॉलेज में आए तो क्या हुआ, नो टेक्स्ट बुक, राइट, सब रेफरेंस बुक्स हैं। तो रेफरेंस बुक जो हम रिफर करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बोल रहा है वही सही है। 12th तक क्या था कि भाई गुजरात गवर्नमेंट ने लिखा है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होने चाहिए, तो दो ही आने चाहिए। मतलब अभी वन कंपनी आई है तो भी उसको बोलेंगे पार्टनरशिप में कितना होगा, तो वन नहीं लिखेंगे, दो ही लिखेंगे। क्यों, वो तो अथॉरिटी हो गई, राइट। तो इसमें से मतलब अगर नया कुछ अलग बना है तो भी हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, वो टेक्स्ट बुक है। लेकिन यहाँ रेफरेंस बुक में क्या होता है, नया कुछ आता है तो हम वही फॉलो करेंगे, पुराना नहीं फॉलो करेंगे। तो ये अपडेटेड पूरा होता है, और एक ही चीज को हर एंगल से दूसरे दूसरे जो ऑथर्स है वो समझाते हैं। तो हमारा जो जो नॉलेज है वो एकदम बोले ना दृढ़ हो जाता है, और हमारा नॉलेज एक्चुअली आ जाता है कि कैसे एक्चुअली क्या है, राइट। तो अलग अलग एंगल से सब समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि
मतलब सबने एक ही टेक्स्ट पप्पी लहरी के माफिक ना सब लिखा है, ऐसा नहीं है, अलग 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 देखो, पैराग्राफ भी अलग होंगे, उसका हेडिंग्स भी अलग होंगे, लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन कंटेंट और जो कहना चाहते हैं वो सेम होगा। हाँ, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट है उसमें तो अलग वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ है, और लॉ का जो होता है वो तो डिट्टो टू डिट्टो एंड लिट्टो टू लिट्टो करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये है हमारा सेमिस्टर 4 का, वो जो बोले ना हमारा जो सिलेबस है, जो हमारी जर्नी है, वो जर्नी हमने डिस्कस करी है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? अभी तक का जो हमने सिर्फ डिस्कस किया है, कोई है क्वेश्चन आपको? कोई क्वेश्चन है? हाँ निराली बोलो, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? दो बातें हो सकती है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो पता है ना आपको। नंबर 1, सब कुछ आ गया। नंबर 2, कुछ नहीं आया, राइट। आई होप के सब कुछ आ गए में आप हो, राइट। ओके, तो shall we start now? Corporate accounting 2, and I like to go through unit number 4. Unit number 4, final account of banking companies, राइट। बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, राइट। बिफोर दैट, बिफोर बैंकिंग अकाउंट्स वो है, सबको अपना अपना मटेरियल मिल गया है कि नहीं मिला है? यू गॉट द मटेरियल दैट आई सेंट? आपको मटेरियल मिल गया? यस सर। गूगल क्लासरूम में डाउनलोड कर दिया है ना? हाँ कर देना, मस्त। और बाद में पढ़ना भी, हाँ। डाउनलोड इंपॉर्टेंट नहीं है, डाउनलोड के बाद उस पे आंखें फेरना, और आंखों के मतलब घुसा के वो मगज में डालना है ना, दिमाग में डालना, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अभी हम जो ये 4th यूनिट है वो हम फर्स्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी नीटी गिटी ज्यादा है, पर आराम से ना फ्राई, अभी तो सब ना सीखने के लिए तैयार है, तो क्या है जो थोड़ा वो आता है तो हम दे देते हैं, राइट। बाद में तो इजी 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 आपको बांटेंगे, राइट। तो व्हाट इज बैंक? बैंक इज ए कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक है वो एनजीओ नहीं है भाई। अब सबको है ना मिठाई बांटता फरे या कपड़े देता फरे, राइट। ये कॉमर्शियल है, तो कॉमर्शियल का क्या मतलब है कि भाई प्रॉफिट में देखूंगा, हाँ, मतलब खोट का धंधा मैं नहीं करूंगा। वो जो होता है वो कॉमर्शियल होता है, तो हम बोलते हैं ना .com, राइट। .com मतलब कॉमर्शियल होता है, राइट। तो ये कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। लाइसेंस टू एक्सेप्ट मतलब ऐसा है कि धर्मज में अभी हुआ ना कि भाई एक ने मतलब कोटक महिंद्रा बैंक मतलब लगा दी, और वहां से डिपॉजिट लिया और गायब हो गया, मतलब उसको लाइसेंस नहीं था, तो लाइसेंस नहीं था तो वो क्या है, बैंक नहीं है, राइट। तो ऐसे ही लगाया था, बोगस, राइट। तो जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है कुछ लाइसेंस टू एक्सेप्ट, लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंस आरबीआई देगी, आरबीआई इसका बाप है, सबके सब बैंक का बाप कौन है? आरबीआई, मतलब ये रेगुलेटरी बॉडी है, राइट। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऐसा ही नहीं कि धर्मज में जाके आप ले लो, राइट। एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एक्ट एज सेफ कस्टोडियन ऑफ स्पेंडेबल फंड्स टू इट्स कस्टमर, राइट। तो एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी। तो डिपॉजिट तो हमको धोरण 11 में पता है ना, धोरण 11 में डिपॉजिट कैसे लेते हैं। हाँ सर, डिपॉजिट सेविंग अकाउंट्स में से लेते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, कभी कभी रिकरिंग भी आ जाता है, वो रिकरिंग अकाउंट्स खोलते हैं। लॉकर नहीं आता है, ये याद में रखना, लॉकर तो एक फैसिलिटी है, राइट। तो बोले लॉकर में भी पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं आता है, राइट। आपके दिमाग के तो आ गया होगा, लेकिन मैं ये बता दूं, राइट। और देते कैसे हैं? लोन्स देते हैं, लोन्स इसमें अलग अलग लोन देते हैं, टर्म्स लोन देते हैं, आ, बाद में कार की लोन देते हैं, मोबाइल के लिए लोन देते हैं ना, मोबाइल के लिए, हाँ। और घर के लिए लोन देते हैं, हाउसिंग लोन जिसको बोलते हैं, राइट।
ऐसे ऐसे हमको लोन देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं, बीओडी देते हैं। अभी इसका फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, हाँ, बीओडी देते हैं। और आपका मतलब आपको बिल्स डिस्काउंट किया तो ये बिल्स डिस्काउंट करके आपको पैसे देते हैं, और बाद में 2-3 महीने के बाद जब भी मिले वो, तो ये सब फैसिलिटी देती है। ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसको लाइसेंस मिला है और वो कॉमर्शियल है, उसको बैंक बोलते हैं, राइट। तो बैंक्स आर कंसर्न विथ मेनली फंक्शन ऑफ बैंकिंग, मतलब रिसीविंग, कलेक्टिंग, ट्रांसफरिंग, बाइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, डीलिंग, एक्सचेंजिंग एंड सर्विसिंग, लाइक सेफ डिपॉजिट, कस्टोडियनशिप, एजेंसी, ट्रस्टीशिप वगैरह वगैरह ऑफ मनी एंड क्लेम्स। ये सब बाइंग सेलिंग क्या है, मनी। एक्सचेंजिंग मनी, एक्सचेंजिंग मनी कैसे हो सकता है, मतलब एक्सचेंजिंग मनी यहाँ लिखा है, देखो देखो मैं ही समझाता हूँ। ये एक्सचेंजिंग एक्सचेंजिंग मनी, तो एक्सचेंजिंग मनी क्या होता है, मतलब करते हैं एक्सचेंजिंग मनी, मतलब वो वाला कि मैं 100 की नोट दूं और वो दो बैंक 50-50 की दो दे, वो एक्सचेंजिंग मनी है। एनीबडी, एनीबडी, ताकि मुझे पता चले आप सो नहीं रहे हो, राइट। माई माई बिग कंसर्न इज कि आप खाते खाते डिनर, मतलब लंच करते करते, किसी का डिनर भी हो सकता है अभी। आप बोलोगे कि सर डिनर कैसे हो सकता है अभी, अभी तो जो खाए वो लंच बोलते हैं ना, पर कल रात का खाए तो उसको डिनर बोलते हैं भैया, ठीक है। चलो कौन बोलेगा एक्सचेंजिंग ऑफ मनी, एक्सचेंजिंग ऑफ मनी क्या होता है एक्चुअली। 100 का नोट लेके और 50-50 की नोट लेके 100 की नोट देना, या फटी टूटी वो नोट लेके वापिस वो देना, वो एक्सचेंजिंग ऑफ मनी है। एनीबडी, बैंक वैसे करती है, उसका फंक्शन में आता है, देखो ये एक्सचेंजिंग ऑफ मनी वैसे होता है। नहीं, एक्चुअली हमको अगर डॉलर चाहिए, हमको पाउंड चाहिए लंदन जाने के लिए, तो हम बैंक के पास जितना भी रेट है वो हम क्या करेंगे, हम देंगे। उसका कमीशन थोड़ा ज्यादा लेगा और हमको क्या प्रोवाइड करेगा, डॉलर। तो वो है एक्सचेंजिंग ऑफ मनी। तो डॉलर मनी नहीं है किसने बोला, राइट। आपने थोड़ा मनी मतलब रुपया, आपड़ा इंडिया ना रुपया, नो, इट मे बी एनीथिंग, राइट। तो ये सर्विसेज देना, ये देना, राइट, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, राइट। तो ये जो काम करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, जो ये काम करता है उसको बैंक बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है। स्टैंडर्ड 12 में आपने मस्त सीखा था उसको, ओसीएम में, ओसीएम में, राइट, वो सीखा था, राइट। तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो बैंकिंग कंपनीज होती है, वो क्या बिजनेस कर सकती है, मतलब मान लो कि आपकी एसबीआई की ब्रांच है और आप उसके मैनेजर हो, और आपने वो बोला कि नहीं अभी है ना, ऐसा है ना कि पोटेटोज के भाव बहुत बढ़ने वाले हैं, तो चलो 2-3 गुण पोटेटोज ले लो, स्टॉक कर दो, और बाद में बढ़ेंगे तो हम बेचेंगे। तो ये बैंक कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो उसका नियम क्या है, राइट, उसका व्हाट आर द रूल्स, कौन से बिजनेस कर सकते हैं, कौन से बिजनेस नहीं कर सकते। देखो, कंपनीज तो कुछ भी कर सकती है, राइट। वो ये एक्सचेंज ऑफ मनी वाला नहीं कर सकती, लेकिन वो तो पोटेटोज भी स्टॉक कर सकते हैं, वो भी बेच सकते हैं, वो मोबाइल भी बना सकते हैं, हैंड्स फ्री भी बना सकते हैं, राइट, आपकी बुक्स भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि .com है ना, ये बैंक है, तो बैंकिंग कंपनी, तो क्या क्या वो बिजनेस कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। और उसका जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 याद रखना, एमसीक्यू नंबर 45। मजाक कर रहा हूँ, हाँ, ये एमसीक्यू एमसीक्यू कुछ नहीं आने वाला है, आपको आके ही लिखना है। तो सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये दिया गया है कि क्या क्या बिजनेस कर सकता है। तो बैंकिंग कंपनी में एंगेज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्या कर सकता है, उसको एक भी कर सकता है, अनेक भी कर सकता है, इन एडिशन टू बैंकिंग, राइट। तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी, उसके अलावा एक या उससे ज्यादा कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है वो हम यहाँ पढ़ते हैं, राइट। तो ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दो क्योंकि आपका मोबाइल है ना बहुत छोटा है, 1956 का है, तो इसलिए मैं, एक मिनट,
ज्यादा में राइट, आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब निकाल देता हूँ। तो पहला क्या है, पहला क्या है भैया, कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका पर तवाई ज्यादा होती है ना, हम गुजराती में बोलते हैं तवई, क्योंकि रेगुलेशन उसका पे ज्यादा होती है। राइट, तो क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं उसका लिस्ट दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं सकते। और क्या क्या नहीं कर सकता है ना, उसका भी लिस्ट दिया है। ये बहुत मतलब बढ़िया है। मतलब आप डिपार्टमेंट में क्या क्या कर सकते हो उसका लिस्ट है। मतलब उसका जो नहीं लिखा है वो सब कर सकते हो ऐसा नहीं है, क्या नहीं कर सकते उसका भी लिस्ट है। राइट, तो आपको डू एंड डोंट्स जो होता है वो। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, तो बोरोइंग मतलब पैसा लेना, अराइजिंग मतलब पैसा इकट्ठा करना, एंड टेकिंग अप मनी, राइट, एंड लेंडिंग और एडवांसिंग द मनी आइदर अपॉन और विदाउट सिक्योरिटी, विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी आप दे सकते हो। ओके, ड्रॉइंग के लिए कर सकते हो, मेकिंग एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग, बाइंग सेलिंग कलेक्टिंग डीलिंग इन बिल्स एक्सचेंज। आप बिल एक्सचेंज बना सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, डील कर सकते हो। ओके, तो एक्सचेंज है बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हम बोलते हैं हुंडी, तो यहाँ हुंडीज भी लिखा है, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, कूपन्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ लैंडिंग, रेलवे रिसिप्ट जो अभी नहीं होती है, राइट, वारंट्स, डेबेंचर्स, सर्टिफिकेट्स, स्क्रिप्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी। राइट, ये सब में डील कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें जो भी है वो कर सकते हैं। राइट, ट्रैवलर्स चेक भी बना सकते हैं, सर्कुलर नोट्स भी बना सकते हैं। अभी तो ये सब है ना ओल्ड हो जाएगा, क्यों, क्यों अभी ई बैंकिंग आ गया ना, ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो अभी इसकी हुंडी बुंडी इसकी और उसके ट्रांसफर की वो बहुत सारी जरूरत नहीं रहती है, फ्लेक्सी लोन देते हैं, ले लो और जब चाहे वो दे दो। राइट, एंड acquiring, holding, issuing on commission, underwriting, dealing in stock, fund shares, debentures, debenture stock, bonds, obligation, security, ये सब वो डील कर सकता है। मतलब खरीद सकता है तो ठीक है एज इन इन्वेस्टमेंट्स, राइट, लेकिन किसी का जो रखना है, जो बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है, उसको हेल्प करना भी यहाँ मिल सकता है। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड स्क्रिप्ट वो खरीद सकता है। राइट, राइट, नेगोशिएटिंग ऑफ लोन्स एडवांसेस ये सब कर सकते हैं, जो ये लिखा है ना, कलेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग मनीज एंड सिक्योरिटी ये सब कर सकते हैं। मतलब जहां जहां मनी एंड मनी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसको उसका सब कर सकता है, प्लस माइनस देना लेना, एक्सेप्ट करना, राइट, ये सब कर सकता है। नेक्स्ट है एक्टिंग एज agents of any government or local authority or any other person or persons for carrying out of agency business or any description including clearing forwarding of goods, giving receipt discharge and otherwise acting as attorney on behalf of customers by excluding the business of managing agent and secretary of। ये नहीं होगा, ये बाद में बताऊंगा क्या नहीं होगा, उसके लिए एक लिस्ट अलग है। ये क्या है, एजेंट बनना मतलब क्या है, कोई बताएगा, एजेंट बनना मतलब क्या है, एजेंट बनती है कंपनी, मतलब बैंकिंग कंपनी एजेंट बनती है, वो क्या होता है। माइक्रोफोन म्यूट करके आप जवाब दे सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। चलो, कैसा एजेंट बन से, गवर्नमेंट का एजेंट ये बनेंगे ए भाई, मतलब गवर्नमेंट बोलेगी कि ये कर दो, अच्छा अच्छा ये कर देते हैं, वो कर दो, अच्छा अच्छा वो कर दो। इसमें लूट गया तो बैंक का कुछ नहीं गया, इसने नहीं लिया, बैंक का था कोई बात नहीं जाने दो। ऐसा क्या हो सकता है, बैंक का मतलब गवर्नमेंट का एजेंट बैंक है, कोई बैंक जो गवर्नमेंट का एजेंट है, एनी आंसर फ्रॉम यू।
ના સાહેબ, કશી ખબર ના પડી. તમે શું પૂછો છો એ જ ખબર ના પડી. કઈ વાંધો नहीं. ओके ओके ओके, आपके आजू बाजू आजू बाजू कोई है ना, वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन? यस सर है। तो जॉब करता था ना? हाँ सर करता था। तो उसका पेंशन आता है ना? हाँ पेंशन आता है। तो पेंशन कहाँ लेने जाता है? एसबीआई में लेने जाता है। तो एसबीआई पैसा दे रहा है? नहीं, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला एसबीआई, तू सबको, मेरे जो पेंशनर है ना, उसको पेंशन तू ही देगा। वो तेरी ब्रांच में आएंगे, केवाईसी कराएंगे, उनको पहली तारीख जो जमा होगा उसको दे देना है। तो वो क्या होगा? एजेंट हो गया। राइट? जितना जितना वो कैलकुलेशंस कौन करता है? गवर्नमेंट करके। जो डीए डिफरेंस होता है, डीए होता है, वो होता है प्लस माइनस, जितना जितना होता है वो कैलकुलेट करके वो बैंक को दे देता है। 5 करोड़ अभी बांटे रखो पूरे बड़ौदा में, पूरे अहमदाबाद में, पूरे आनंद में, पूरे लांबेल में। लांबेल में है नहीं जो कि, राइट, इन सब जगह बांटते रहो। राइट? तो ये एजेंसी का काम। तो वो एजेंट बनते हैं। राइट? Then collecting the public and private loans and negotiating and issue the same. पब्लिक प्राइवेट लोन्स आप मतलब क्या कहते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लोन लेना, लोन देना, नेगोशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि एक्स बैंक में आपने हाउसिंग लोन ली है, राइट, तो अभी है ना ये इंटरेस्ट प्राइवेट बैंक का ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दौड़ते 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 शेड्यूल बैंक में, मतलब गवर्नमेंट ओन बैंक में जाऊंगा, बीओबी में जाऊंगा फॉर एग्जांपल, और बोला कि मेरी इतनी इतनी लोन है, चल तुम्हें ट्रांसफर कर दो। तो बोलेगा कि ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। और वो पैसा दे देता है। वो पैसा हमको किसके मुंह पे मारना है? प्राइवेट बैंक के मुंह पे मारना है। नहीं, मुंह पे नहीं मारना है, उनको दे देना है, क्रेडिट कर देना है। राइट? तो वहां हो गया। तो क्या होगा? तो आपका लोन चुकता। और ये लो, इस बैंक ने क्या किया? तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया भाई, तू तेरा लोन लेके आ, मैं तेरे को लोन दूंगा। अभी तू वहां 12% भर रहा है, मेरे पास 9% भर, चिंता मत कर तू, पर देख मेरे को दे ऐसा। राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। राइट? देन अफेक्टिंग, इशुइंग, ग्रांटिंग, अंडरराइटिंग। राइट? ये सब जो है पब्लिक एंड प्राइवेट, स्टेट म्युनिसिपल लोन्स, शेयर्स, ये डिबेंचर्स है, उसका जो जो बिजनेस है वो कर सकता है। मतलब आप जो है, जो शेयर्स होते हैं ना, मतलब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उसको खरीदने और बेचने में ये हेल्प करता है। राइट? ये हेल्प करता है। राइट? तो ये करता है। देन कैरिंग ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ एवरी काइंड ऑफ गारंटीज एंड इंडेमनिटी बिजनेस। गारंटी देती है भाई, गारंटी देती है, बैंक गारंटी देती है। राइट? अभी बैंक क्यों गारंटी देगी? मतलब एक मुझे बस समझाओ, मतलब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, या इसलिए मैं आपको पूछता हूँ। राइट? बैंक को, बैंक क्यों गारंटी देगी? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास 5 लाख रुपया मांगता हूँ। राइट? और मैंने कहा 5 लाख दे दो, और शायद मैंने 5 लाख लोन लिया है, अगर तू नहीं देगा तो मुझे कौन कौन, मुझे कैसा पता चलेगा कि तू नहीं दे रहा है? तो बोला कि मैं बैंक की गारंटी देता हूँ। तो आप बैंक में जाओ कि भाई बैंक, ये अगर मैं नहीं दूंगा तो तू दे देगी ना, ऐसा? मतलब बैंक बोले कि हाँ हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में ऐसा होता है? बैंक गारंटी देती है। तो मुझे हो गया कि नहीं, चलो आपको 5 लाख दे सकता हूँ। तो यस, बैंक गिव्स गारंटी। क्यों? कि अगर ये नहीं बंदा दे पाया ना तो मैं दूंगा, तो इसके लिए कमीशन ले लेता है, मतलब जो पार्टी अच्छी होती है। वैसे ही आपको, मतलब आपने मान लो कि कुछ इंपोर्ट किया, अरे वाह इंपोर्ट किया, मतलब यूएसए से मान लो कि आप डॉक्टर हो, एक्सरे मशीन आपने खरीदा। राइट? अभी एक्सरे मशीन खरीदा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरे एक्सरे मशीन के 50,000 डॉलर दे दे, बाद में वो भेजे, ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब हम हमारा भी डाउट रहता है भाई, कि हमने दे दिया और वो बोगस कंपनी चाइना की निकली, तो 50,000 डॉलर तो गए यहाँ, बाकी ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ेंगे नहीं? वैसे डॉक्टर, मतलब जो नहीं है उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि पैसा चाहिए, 50 लाख तो गया। तो मेरा भी डाउट है, और वहां उसको भी डाउट है कि मैंने मशीन बेच दिया और ये दूसरा मालिया नंबर 2 निकला, तो मैं क्या करूंगा?
तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो गारंटी मतलब वो नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। तो यहाँ की अगर बैंक को गारंटी देके, भाई मैं बोलूंगा कि अगर मैं नहीं दे पाया ना, उसको बोलूंगा तो ये एसबीआई है ना, हमारी सेंट्रल बैंक है, तो वो आपको दे देगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम है, और बैंक का स्टेटमेंट है कि भाई ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, तो उसको कंफर्म होगा कि नहीं 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 ये तो दे देगा, मतलब ये बोगस आदमी नहीं है, माल्या नंबर 2 नहीं है, ये अच्छा आदमी है, राइट, ऐसा उनको क्या हुआ, प्रतीत होगा। तो ऐसे ऐसे गारंटी देती है, तो उसका काम ही है कि गारंटी। बाद में आपने 50 लाख का दिया ना, चल ऐसा कर 50,000 इसे दे दे, राइट, उसका काम भी हो जाएगा, हमारा भी काम भी हो जाएगा, राइट। ओके, देन एफ, मैनेजिंग सेलिंग रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी। अरे वाह वाह वाह, प्रॉपर्टी भी बिजनेस कर सकते हैं, मतलब ये मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस मतलब बिल्डर बन सकती है क्या, राइट। तो पढ़ो आगे, वो बिल्डिंग का काम नहीं है, हाँ सीधा मतलब ऐसे समझ मत लो। मैनेजिंग सेलिंग रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी विच मे कम इनटू पोजीशन, पोजीशन मतलब हमारा पोजीशन में आ गई, हमारे कब्जे में आ गई, राइट, ऑफ द कंपनी इन सेटिस्फेक्शन और पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स क्लेम। इसका मतलब क्या होता है पता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लो कि किसका एग्जाम्पल दूं, चलो नाम दो, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्या एग्जाम्पल दूं मैं, नाम बोलो यार, अरे किसी का नाम दो ना, जिसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। चलो मिस्टर एक्स, हमारा तो ये फेवरेट है ये तो, मिस्टर एक्स। चलो मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये हाउसिंग लोन ली, कितने की, 50 लाख की हाउसिंग लोन ली, 50 लाख की। किसके पास थे, बीओबी, बॉब बॉब किस्टो नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, राइट, ये बीओबी के पास से ली 50 लाख की, और इसकी जॉब अच्छी खासी थी, राइट, और कुछ हो गया, उसकी एलिकॉन में से जॉब निकल गई, राइट, और ये अभी हफ्ता नहीं दे पा रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया था, भाई मैं लोन 50 लाख दे रहा हूं, लेकिन आपको हाइपोथिकेशन करके वो मेरे नाम करनी पड़ेगी। जब आप 50 लाख दे दोगे तो मैं दे दूंगा आराम से तुम्हें, कोई चिंता नहीं है। तो हमने किया था ये वादा, और ये वादा भूल गया, राइट, सिचुएशन के हिसाब से जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन इसने, एक्स ने नहीं निभाया, तो ये वादा निभाएगा क्या, तो ये पोजीशन में ले लेगा, मतलब उसकी ओनरशिप अभी तो उसकी ही थी ना, तो वो ले लेगा, तो उसको बोलेगा कि चल भाई तू अपने चप्पल पहन और बाहर निकल, राइट, ये सामान वामान जो ले जाना हो तो ले जा, क्योंकि सामान का तो मतलब गारंटी नहीं दिया था, लेकिन ये चार दीवार है वो मेरी है, और तेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो जाओ, ऐसा, राइट, तो ये चले गए, राइट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पोजीशन में आ गया ये, मतलब ओनरशिप किसकी है, हाँ ये है। तो और ये अभी क्या हुआ, ये ऑक्शन करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे, ऑक्शन करें, ऑक्शन मतलब हराजी है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोरोना के पास पास भी कुछ न्यूज होते हैं, राइट, और उस न्यूज में होता है जाहिर हराजी, એમાં અર્નેસ્ટ મની ને આટલી મની ને મિનિમમ આટલું ને આ છે ને આ બિલ્ડિંગ અહીંયા છે ને આ એડ્રેસ છે ને જે હશે તે જે સ્થિતિમાં હશે તે સ્થિતિમાં લેવું હોય તો લો નહીતર અહીંયા ભરો એમ, मतलब એના માટે આટલા ડિપોઝિટ ભરીને કરવાનું, that auction itself is what, this is the property of a bank, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई भाई चलो ये प्रॉपर्टी खरीदो, नई सोसाइटी है प्रॉपर्टी खरीदो, मतलब वहां हमने 50 लाख लगाए, तो 2-3 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे तो बेच देंगे, ऐसा नहीं है, राइट, वो प्रॉपर्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये अदर देन, तो जो एनपीए में आती है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के सामने हमारे पास कुछ आता है ये मिस्टर एक्स का, राइट, तो हम ऐसा कर सकते हैं एज ए बैंकिंग कंपनीज, राइट, एक्वायरिंग होल्डिंग एंड जनरली डीलिंग विथ एनी प्रॉपर्टी और एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी विच मे फॉर्म सिक्योरिटी और पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एनी लोन्स एंड एडवांसेस ऑन विच बी कनेक्टेड विथ सम सिक्योरिटी, ये दोनों एक ही है।
अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट की जो सब प्लस माइनस होता है कि इतना इतना खर्चा करना है, ये करना है, इंस्ट्रक्शंस बेस्ड जो होता है वो करते हैं। अंडरटेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट एज एन एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी एंड अदरवाइज, बैंक को जितनी जितनी इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना, इनपुट्स, वैसे वैसे वो काम करता है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा चार्ज भी करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल दिया जाता है, राइट। गोल्ड मेडल कैसे दिया जाता है? जो इंटरेस्ट आता है उसको तो बोल दिया है कि जितना इंटरेस्ट आएगा उसका वो आपको दे देना है, और हम यूनिवर्सिटी उसका गोल्ड मेडल बनाएंगे। अभी गोल्ड मेडल का था ना, एक्चुअली हमारा गोल्ड प्लेटेड मेडल हो गया, एक्चुअली गोल्ड मेडल क्योंकि 50,000 भाव हो गया भैया, मतलब इतना परवड़ेगा नहीं ना, मतलब 50,000 इंटरेस्ट कब आएगा? अभी कितना डिपॉजिट, तो पहले तो रखा था डिपॉजिट बहुत कम थी, तो गोल्ड के हिसाब से ये कम हो गया है, तो जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है ना, उनको छोटा छोटा गोल्ड मिल रहा है, तो गोल्ड गोल्ड मेडल ही है लेकिन छोटा छोटा मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे है ना। तो ये एज एन एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी ये काम करते हैं बैंक, राइट। then establishing and supporting and aiding of establishment of support of association institutions funds transfer, मतलब आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप किसी के पास खरीद सकते हो, बैंक के पास कर सकते हो। शेयर खरीदना है तो डीमेट अकाउंट शेयर के बैंक के पास कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे जो सब होता है वो भी जवाबदारी अभी दे दी है, मतलब बैंक ऐसा कर सकती है, राइट। नेक्स्ट नंबर के, acquisition, construction, maintenance, and alteration of any building or work necessary or convenient for the purpose of the company। हाँ, कंपनी के लिए वो खरीद सकते हैं, मतलब मान लो कि नई बैंक यहाँ खुलनी चाहती है, मतलब यहाँ विद्यानगर में, उसका मतलब वो होना चाहिए। तो दो चीजें हो ना, मतलब आइदर दे कैन टेक ऑन रेंट, लीज पे ले सकते हैं, और दे कैन बाई देयर ओन, तो बैंक अपनी प्रीमाइसिस के लिए वो बाई कर सकती है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं कि भाई खरीदा और बेच दी है बाद में, नहीं, वहां आपको बैंक खोलनी पड़ेगी, बैंक का ब्रांच खोलना पड़ेगा, राइट। देन सेलिंग, इंप्रूविंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग, एक्सचेंजिंग, लीजिंग, मॉर्गेजिंग, डिस्पोजिंग of or turning into account or otherwise dealing with any part of the property or right of the company। तो ऐसे जो बाद में जो खरीदा ना, ये खरीदा, अभी मानो कि आपको पता ही है कि कॉरपोरेशन बैंक एंड सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड द ये सब बैंक्स है ना, मर्ज हो गई है, अभी मर्ज हो गए। देना बैंक। हाँ, देना देना बैंक, बैंक। जो कभी देना नहीं होता है वो लेना बैंक है एक्चुअली, तो चलो देना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कंबाइन हो गई। तो विद्यानगर में क्या होगा, सब जगह देखोगे ना आप, डिपार्टमेंट मतलब आओगे जब भी, तो देखना सब जगह है ना बीओबी का राज है, मतलब बीओबी का है, और देना बैंक का भी था, और तीसरी बैंक कौन सी थी यार? विजया बैंक। विजय विजया बैंक। हाँ, विजया बैंक कहाँ थी वो पता है ना? मोहिनी कॉर्नर के वो कॉर्नर है ना जहाँ सही चौक, वही थी। तो पूरा देखो विद्यानगर में कितनी कितनी ब्रांच है, तो सब बीओबी ही थी, मतलब कन्वर्ट हो गई तो सब बीओबी हो गई। तो मतलब जहां पत्थर ना हो वहां बीओबी होगा, तो इतना तो जब नहीं चाहिए ना, इतना तो अकाउंट यहाँ आता नहीं, इतना तो बिजनेस होता नहीं है। तो बहुत सारी ब्रांच क्या क्या बेच दी यार, सोल्ड कर दी, बंद कर दी भाई, ये नहीं चाहिए। उसके एप्लीकेशन भी अलग थे ना, एप्स बीओबी के था अलग, राइट, और ये देना बैंक का था और दूसरा था, तो ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये खर्चा ज्यादा होता है। तो ये सब बंद करके बीओबी हो गई, और हमारी जो कॉरपोरेशन बैंक है ना, वो यूनियन बैंक हो गई। तो अभी अगर बंद करना है तो वो सेलेक्ट आउट करना पड़ेगा ना, तो ये सेलिंग वाला है, राइट। नेक्स्ट है एक्वायरिंग एंड अंडरटेकिंग होल और पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी पर्सन ऑफ अ कंपनी व्हेन बिजनेस ऑफ नेचर इज डिस्क्राइब एज सब सेक्शन, मतलब किसी का बिजनेस भी ले सकता है भाई, बिल्डिंग नहीं, पूरा बिजनेस ला दे मेरे पास, राइट। डूइंग ऑल सच अदर थिंग्स आइडेंटिकल और conducive for the promotion or advancement of the business of the company। जो बिजनेस के एडवांसमेंट मतलब अपनी ही एडवांसमेंट के लिए ये कुछ कर सकता है, मतलब अलग जगह ब्रांच डाल सकता है, बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब नया फॉरेक्स अकाउंट्स है उसका भी सेक्शन ले सकता है, ई बैंकिंग का सेक्शन ले सकता है, माई लॉबी स्टार्ट कर सकता है, ये कर सकता है, वो सब
उसका जो बिजनेस का बढ़ावा है वो करने के लिए वो कर सकता है। और लास्ट में तो ऐसा बोला कि भाई मेरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बाप दादा है, वो जो बोलेंगे वो सब मैं करूंगा। तो एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस विच सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज लॉ फॉर द बैंकिंग कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि बैंकिंग कंपनी अभी कोरोना की वैक्सीन भी देगी, तो ये बैंकिंग का फंक्शन में आ जाएगा कि कोरोना की रसीद देना, मतलब जो भी क्लाइंट आएंगे उसको 10,000 रुपया मांगा है, डिपॉजिट किया था, वो विड्रॉ करने आया है, उसके साथ एक रसीद फ्री, मतलब रसीद फ्री, उसको लाइन में लगा के मार देना है। बाद में इसका रिएक्शन रिएक्शन देखना है कि पागल हो गया है कि नहीं हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, मतलब एक एग्जाम्पल है, मतलब कभी बैंक को पूछे कि ये आपका बिजनेस है, तो वो बिजनेस है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो आ, वो पालन करना पड़ता है। तो अभी क्या क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, पर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, तो रेस्ट्रिक्शंस भी है सेक्शन 8 में। सेक्शन 6 बताता है क्या क्या कर सकते हैं, सेक्शन 8 बताता है क्या क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो नो बैंकिंग कंपनी बट कोई भी बैंकिंग कंपनी, मतलब जो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी ऐसा होता है, shall डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील विद बाइंग सेलिंग बार्टरिंग ऑफ गुड्स। हम माल सामान बेच नहीं सकते, मतलब कोरोना हुआ तो चलो हम मास्क बांटे, क्योंकि बैंक में ज्यादा आता है तो डरा डरा के उसको है ना, मतलब बांटते रहे कि ये ले लो, बैंक का जो वायरस है वो नहीं आएगा आपको, और आपका जो 2-3 लाख है वो बच जाएंगे क्योंकि आप वायरस से फ्री हो गए, ऐसा हमारा ये मास्क है, ऐसा आप बोल के बेच नहीं सकते हो, राइट। या ऐसा नहीं कि पोटेटोज लिया और बेचा, क्योंकि जगह पड़ी है ना, वो एटीएम खाली हो गया है, तो अभी वहां पोटेटो लगा दो और ब्रांच मैनेजर को लगा कि नहीं अभी बेचो पोटेटोज, और ये ओनियन भी बेचो, राइट, बहुत उसका तो भाव बढ़ गया है, चलो बेचो बेचो, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वो गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेचेगी ही नहीं, एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को बेच सकते हो, मतलब बॉन्ड्स बेच सकते हो, राइट। और किसी का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो बेच सकते हो, ले सकते हो, खरीद सकते हो। अ, और गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड वो का इसका है, वो कर सकते हो। लेकिन जो मतलब जो सब्जी है या ग्रेन्स है, राइट, ये सब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं करोगे, मतलब इनडायरेक्टली मतलब आपने मतलब दूसरा नाम देके उसको बोला कि ये करके दो, ऐसा नहीं होगा, राइट। देन नो बैंकिंग कंपनी कैन एंगेज इन एनी ट्रेड। व्यापार नहीं करेंगे भाई, मैं खरीदता नहीं हूं, लेकिन आप ऐसा काम करो कि मैं आपको देता हूँ 1 लाख रुपया, आप बटाका खरीद लो, राइट, और 1 महीने के बाद बढ़ने वाला है, 2 लाख में जाएगा, मुझे 10,000 दे देना। तो ऐसा नहीं कर सकते हो ट्रेड, राइट। और बाय नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, और बार्टर भी नहीं कर सकते हो। मुझे बोला कि नहीं नहीं, हम तो पैसे की लेती देती नहीं करते, हम तो बार्टर करते हैं, मैं तेरे को टमाटर दूं, तू मेरे को डूंगरी दे, राइट, ऐसा भी नहीं हो सकता है, राइट। तो वो बार्टर भी नहीं हो सकता, बार्टर ऑफ गुड्स और अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बार्टर कर सकते हैं। देवी उंडी लेवी उंडी जब हम बोलते हैं ना, रिसीविंग कनेक्शन इन नेगोशिएशन, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसका बाय एंड सेल कर सकते हैं, गुड्स का नहीं कर सकते हैं, राइट। मतलब ये उसको पैसों के बिना बात नहीं करनी है, वो चीजें आती नहीं है। हाँ सर्विसेज आती है, इंश्योरेंस सर्विसेज आती है, राइट, बैंकिंग सर्विसेज आती है, लॉकर आता है, पर लॉकर का एक पार्ट आपको बेच दे या उसकी जगह दे दे, वो वाला नहीं हो सकता। तो ये सेक्शन 8 में दिया है, ये है रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या कर सकता है उसका भी है। और गुड्स बेच नहीं सकता भैया, उसके अलावा सब कुछ बेच सकता है, इंस्ट्रूमेंट बेच सकता है। तो यहां तक हम अपना ये डिस्कशन रखते हैं, राइट। तो हमने एक ही पॉइंट डिस्कस किया, आज कुछ नहीं किया, एक ही पॉइंट डिस्कस किया। तो बैंक क्या है, बैंकिंग कंपनी क्या है, और जो क्या क्या बिजनेस कर सकती है सेक्शन 6 के मुताबिक, और क्या क्या बिजनेस नहीं कर सकती है सेक्शन 8 के मुताबिक, हमने देखा है।
any question that you have. अगर आपको क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, नहीं तर जो 10 नालायक लोग भाग गए हैं इधर से, वैसे आप भाग सकते हो। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, 10 लोग का कनेक्शन लूज हो गया होगा, या खाने का टाइम हो गया होगा, या किसी का कॉल आ गया होगा, इंपॉर्टेंट कॉल, राइट, इसलिए भाग गए। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? नहीं है तो गुड बाय करते हैं। एनी क्वेश्चन यहां तक चला हो? कुछ भी क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन? अभी सुन रहे हैं ना सब? यस सुन रहे सर। हैं? ओके, चलो, आवाज आ रही है, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो अगला जो डिस्कशन है उसमें आगे की जो रेस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स का आगे का लेक्चर होगा। टिल देन, गुड बाय एंड एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक sir. यू सर।